हेलो बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार क्विक उसको रिकैप करता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी में, सीएफटी में। तो क्या था भाई, इसमें हमारे पास मेटल आयन का ये डी ऑर्बिटल है। ये क्या है? मेटल आयन का डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। और ये क्या है? फ्री स्टेट में है। मेटल आयन क्या है? फ्री स्टेट में। ये क्या कहूं इसको? ये ग्राउंड स्टेट में है। क्या ये ग्राउंड स्टेट में है, डी ऑर्बिटल। जब लिगेंड्स कहीं नहीं है, दूर दूर तक लिगेंड्स नहीं है, लेकिन जब लिगेंड्स क्या करता है, फार सिमेट्रिक होता है, फार सिमेट्रिक होता है, तो ये अपनी एक्साइटेशंस बढ़ाता है, एनर्जी बढ़ती है, एक्साइटेशंस बढ़ती है किसकी? डी ऑर्बिटल्स की। तो ये डी ऑर्बिटल आ गया, कौन सी स्टेट में आ गया भाई? ये डी ऑर्बिटल आ गया आपका एक्साइटेड स्टेट में। किसमें आ गया भाई? एक्साइटेड स्टेट में आ गया। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लो है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हाई है, और इस एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं हम, इसको लिखता हूं मैं किससे? डेल्टा से। डेल्टा क्या है? इनके बीच का एनर्जी गैप है। किसके बीच में? फ्री स्टेट डी ऑर्बिटल और एक्साइटेड स्टेट डी ऑर्बिटल। ये कब है? फार सिमेट्रिकल। कौन? लिगेंड्स। मतलब डी ऑर्बिटल को ये नहीं पता कि जो लिगेंड्स अप्रोच करेगा मेटल आयन की तरफ, वो अलोंग द एक्सिस आएगा या बिटवीन द एक्सिस आएगा। डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें 2 ऑर्बिटल्स की लोब्स अलोंग द एक्सिस है, बाकी 3 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस है। तो लेकिन जब लिगेंड्स दूर है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको मामा जी का, बच्चे हैं 2, भांजे हैं मामा के, ये मामा है, यहां पे मामा दूर है, मामा के हाथ में स्वीट्स हैं, लेकिन क्या पता नहीं है किनको? भांजे को, कि ये मेरी तरफ मामा जी मेरे को आगे देंगे या मेरे को आगे देंगे। ये भी एक्साइट होता है, ये भी एक्साइट होता है। हाँ, मामा आ रहे हैं, स्वीट्स लेके आ रहे हैं और हमें देंगे, इतना इनको पता है। लेकिन किसको देंगे वो नहीं पता। इसको महसूस हो रहा है कि मेरी तरफ आ रहे हैं मामा जी, इसको महसूस हो रहा है मेरी तरफ आ रहे हैं। दोनों में एक्साइटेशन है। हाँ, मिठाई खाएंगे, मिठाई खाएंगे, दोनों में एक्साइटेशन है, दोनों की एनर्जी बढ़ेगी। तो ये होगा जब मामा जी दूर है, लेकिन जब क्लोज आता है तो पता चलता है ये तो इसके तरफ गए। किधर गए? ऑक्टाहेड्रल में किधर गए भाई? अलोंग द एक्सिस गया। कौन? लिगेंड्स। मैंने पहले भी बताया था, लास्ट जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसी में। क्या गया? अलोंग द एक्सिस गया। तो अलोंग द एक्सिस वालों में फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं, ध्यान से सुनना। ये ऑर्बिटल है, सपोज कौन सा? डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये वाला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है भाई। और ये ऑर्बिटल जो मैंने और बनाया है इसी में, वो कौन सा है? डी एक्स वाई है। अब लिगेंड्स यहां पे है, सपोज एल जो नेगेटिव है वो आपका क्या है? लिगेंड्स। और ये न्यूक्लियस है, मेटल आयन का क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पे क्या होगा? इस मेटल के बीच में और इस लिगेंड्स के बीच में ये क्या होगा? प्राइमरी अट्रैक्शन। इंट्रैक्शन जो है वो प्राइमरी इंट्रैक्शन है यहां पे, ये इनके बीच के मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच में। लेकिन यहां पे लिगेंड्स में ये जो मेटल आयन है, डी ऑर्बिटल है जिसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये। और ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव से क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा भाई। तो ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? ये हुआ सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या हुआ? सेकेंडरी रिपल्सन कहूंगा। इंटरेक्शन कैसा है? ये रिपल्सिव है, तो क्या है? सेकेंडरी रिपल्सन। सेकेंडरी रिपल्सन में क्या है? रिपल्सन किसके बीच में है? मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और लिगेंड्स के बीच में रिपल्सन है। लेकिन
सेकेंडरी इंटरेक्शन जो है, या मैं कहूं रिपल्सिव जो है, रिपल्सन फोर्स, वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन फोर्स, अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा क्लोज आएगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही ये लिगेंड्स भी क्लोज आएगा और उतना ही ये क्या होगा, फिर रिपल्सन भी ज्यादा होगा। सीधी सी कहानी क्या है, अगर जो सेकेंडरी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो प्राइमरी पे ही डिपेंड करेगा। जब उसको स्ट्रॉन्गली अपने साइड लेके आएगा तो क्लोज आएगा, और क्लोज आएगा तो ये लिगेंड्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये लिगेंड्स है यहाँ पे एल ये आपका लिगेंड्स है, ये क्लोज आएगा और ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन सुनिएगा, मैं सेकेंडरी इंटरेक्शन और प्राइमरी इंटरेक्शन को हटा के आपको मेन पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। क्या है मेन पॉइंट, क्या बताना था मेरे को? मेन पॉइंट ये है हमारे पास में भाई, कि ये जो लिगेंड्स आया ऑक्टाहेड्रल्स कंपाउंड बनाने के लिए, किधर आया, अलोंग द एक्सिस आया भाई। तो अलोंग द एक्सिस में क्या है, ये इसके ज्यादा क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे ये क्या होगा, दूर होगा। थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देता हूं, देखो एक तो लिगेंड्स ये है, सॉरी ऑर्बिटल, ये एक लोब्स दिखा रहा हूं मैं, बस इधर का ये पोर्शन दिखा रहा हूं, ये लोब्स, ये लोब्स और ये लोब्स, ये 3 लोब्स दिखा रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिगेंड्स नेगेटिव यहां पे है, तो इसमें रिपल्सन मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज होंगे। यहां पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्सिव जिसका ज्यादा हो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो एनर्जी इसकी हाई होगी और इनकी एनर्जी लो होगी। जो डी ऑर्बिटल्स, पहले डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे, उनमें स्प्लिटिंग होती है, अपनी एनर्जी को अलग अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल्स अलग अलग रिपल्सिव फोर्स फील कर रहे हैं। तो क्या होता है, जिनमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है उनकी एनर्जी हाई होगी, तो वो ऑर्बिटल्स कौन से हैं, अलोंग द एक्सिस वाले, और अलोंग द एक्सिस वाले कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और बिटवीन द एक्सिस वालों में रिपल्सन कम होगा, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी भाई, उनकी एनर्जी लो होगी। वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और इनको क्या बोला था हमने, टी टू जी, इसको क्या बोला था, इजी। ये क्या है, ये आपका है डब्ल्यू डी जनरेट सेट, मतलब दोनों की एनर्जी इनके बराबर है। और ये क्या है, इसको बोलूंगा मैं ट्रिपली डी जनरेट सेट, ट्रिपली डी जनरेट सेट। ट्रिपली T2 सेकंड सेट है ये ट्रिपली का। क्यों, याद कीजिए, मैंने पहले भी बताया था एक बार, क्योंकि डी ऑर्बिटल के साथ साथ में मेटल के पास में पी ऑर्बिटल भी है, और पी ऑर्बिटल्स में क्या है, तीनों ऑर्बिटल्स क्या है सॉरी, तीनों ऑर्बिटल्स हैं भाई आपके, कौन से, डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। एनर्जी तीनों की क्या है, सेम है, और तीनों की लोब्स भी क्या है, अलोंग द एक्सिस। डी की तरह नहीं है कि कुछ बिटवीन द एक्सिस और कुछ अलोंग द एक्सिस है, तीनों की लोब्स भी क्या है, अलोंग द एक्सिस। तो तीनों में रिपल्सन क्या होगा, सेम। तो इन तीनों में स्प्लिटिंग नहीं होगी, बस एक्साइटेशन होंगे। इन तीनों का भी क्या होगा, जब फार सिमेट्रिक होगा तो एक्साइटेशन होगा, क्लोज होगा तो भी एक्साइटेशन होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी, जैसे कि डी ऑर्बिटल में हुआ। डी में क्यों ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हुई, क्योंकि 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें 2 की ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस हैं, बाकी 3 की बिटवीन द एक्सिस हैं, इनमें तीनों अलोंग द एक्सिस हैं। तो बस ऐसा ध्यान करना कि इनकी एनर्जी बढ़ेगी। ये क्या है, T1 फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है डी का, और ये क्या है, जी रॉड। ठीक है, तो मैं हम किसकी बात, पी की डिस्कशन नहीं करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये क्या है, इस एनर्जी गैप को बोलते हैं हम क्या, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप आपका कौन सा, इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। दूसरा क्या नाम बोलते हैं इसको, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी गैप। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, ये जो डी ऑर्बिटल्स है, इनमें 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, मतलब इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बेरी सेंटर, क्या बोलूंगा इसको मैं, बेरी सेंटर बोलूंगा। बेरी सेंटर क्या है, वो सेंटर जिसके अलोंग एनर्जी गैप 0 हो, ये बेरी सेंटर आपका है। यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे CFSC क्या होगा, CFSC बराबर क्या होगा यहाँ पे 0, क्या होगा भाई यहाँ पे CFSC की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, क्योंकि इनके बीच में कोई एनर्जी गैप अभी नहीं है। यू देख लीजिएगा, ये कमी हमने एक इमेजिनरी एक्सेस ड्रॉ कर दिया यहां से। अच्छा जी, अब T2G से ये बैरी सेंटर का एनर्जी गैप और इससे ये एनर्जी गैप, इन एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम, वेज एनर्जी गैप बोलते हैं। डिफरेंस जो यहां से बैरी सेंटर से ये क्या बोलते हैं इसको, वेज एनर्जी गैप। या वेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे कैसे होता है, वेटेज के अकॉर्डिंग होता है। तो नीचे ऑर्बिटल्स कितने 3, ऊपर ऑर्बिटल्स कितने 5, यहाँ पे एनर्जी, इससे इसकी एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे इससे और ये जो एनर्जी गैप होगा, डिक्रीज हुई तो नेगेटिव साइन, और कितना ऊपर ऑर्बिटल्स है कितने 2, तो आउट ऑफ 5 2 ऑर्बिटल्स का एक्साइटेशन हुआ तो आउट ऑफ 5 में से तो 2/5, क्या 2/5 क्या डेल्टा O, डेल्टा O किसका, ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप बैरी सेंटर से T2G के बीच में -2/5 ऑफ डेल्टा O होगा। और ये जो ऊपर जो एनर्जी गैप है ये क्या होगा, नीचे कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, तो कितना होगा 3/5 ऑफ डेल्टा O। पॉजिटिव में होगा ये किस में होगा, पॉजिटिव में, ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये स्टोरी हुई कहां तक, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हुई, बैरी सेंटर क्या हुआ, और हाई एनर्जी लोअर एनर्जी। अब क्या है, अब स्टोरी सुनिए। नेक्स्ट डिजनरेट हो गया, डिजनरेट सेट हो गया। मैं क्या करता हूं, ऑर्बिटल्स मैं CFSC एनर्जी कैलकुलेट करता हूं। क्या करता हूं, CFSC एनर्जी क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। वो क्या फॉर्मूला भाई, CFSE को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है क्या, 2/5 -2/5 डेल्टा O x प्लस 3/5 डेल्टा O y, where x and y are number of electron present into the T2G and EG। x T2G में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है वैल्यू, y जो EG में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो है वैल्यू y। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्लियर यहां तक। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू की -0.4 डेल्टा O इंटू एक्स प्लस ये वैल्यू कितनी होगी 0.6 डेल्टा O इंटू में y। क्लियर। अब देखो, मान लो ये एनर्जी गैप क्या है आपका, CFSC एनर्जी गैप। भाई VBT में हम दो तरह के कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन हमने किया था, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल्स। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती थी, कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती थी। मैं कुछ कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग करता था, कुछ में नहीं कर पाता था। वो वहां पे हम मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग प्रूव करते थे, मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग हम बताते थे। प्रूव तो क्या करना था उस थ्योरी का, कुछ था ही नहीं उसमें, तीर तुक्का था, लगा दिया था हमने, कोई बात नहीं। लेकिन अब देखेगा यहां पे हम समझते हैं पेयरिंग कब होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी। अगर एनर्जी गैप हाई है किसके बीच में, T2G और EG के बीच में एनर्जी गैप हाई है, कौन सा, CFSC एनर्जी। दूसरी एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। दूसरी एनर्जी क्या बोलते हैं भाई, पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है भाई पेयरिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्सफुली पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली पेयर अप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, उसी को क्या कहेंगे हम, पेयरिंग एनर्जी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे हम भाई, पेयरिंग एनर्जी कहेंगे। क्लियर, क्या कहेंगे उसको हम, पेयरिंग एनर्जी। क्या फोर्सफुली जितने इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर अप करेंगे वो उसकी पेयरिंग एनर्जी होगी। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या मैं इसको यहां से हटाता हूं थोड़ा सा और उधर लिख देता हूं भाई, बोर्ड में जगह कम है, बोर्ड छोटा है मेरा। ये EG का सेट हुआ और ये T2G का सेट हुआ और ये CFSC एनर्जी गैप हुआ ये आपके बीच, इसके बीच। ठीक है, अब सुनो, इसको रोल में मैं करता हूं। मान लो मेटल एंड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा,
वो मेटल आयन जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, D1 है, D1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया किसमें, T2 में। एक्स की वैल्यू होगी 1, वाई की वैल्यू क्या है 0, तो क्या होगा CFSE की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई भाई, CFSE की वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई CFSE की वैल्यू D1 में क्या आ गई, पॉइंट माइनस -.4 डेल्टा O। ठीक है, इधर भी लिख देता हूं, फिर बताऊंगा इधर क्या लिखा है, डेल्टा 0.4 डेल्टा O। अगर D2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो कितना हो जाएगा -0.8 डेल्टा O, -0.8 डेल्टा O। D3 तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, x की वैल्यू होगी 3, कितना होगा 1.2 डेल्टा O -1.2 डेल्टा। यहां तक का केस है। मैंने कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिए हैं भाई, यहां तक D1, D2, D3। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, दूसरा इसमें आया और तीसरा इसमें आया। ठीक है, अब D4 में क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन यहां पे रखो, दो कंडीशन, दो केस ले रहा हूं, इसलिए मैंने दो इधर टेबल बनाई थी, कॉलम बनाए थे, एक इधर केस एक इधर केस। इधर जो मैं केस ले रहा हूं, ये मैं क्या ले रहा हूं अनपेयरिंग का, और इधर क्या, इधर पेयरिंग का केस ले लेता हूं, पेयरिंग, और इधर ले लिया मैंने अनपेयरिंग और अनपेयरिंग। D4 में इलेक्ट्रॉन दो केस बनेंगे, D4 में सुनना भाई, D4 में दो केस बन गए, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए या इनके साथ में पेयरिंग हो। अगर इसमें पेयरअप हो गया, पेयरिंग हो गई, तो कितने हो गए T2 में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, x की वैल्यू कितनी होगी 4, और अगर x की वैल्यू 4 होगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 डेल्टा O। y की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। इस केस में जब वो क्या है, जब पेयरिंग का केस है, सुनना ध्यान से, पेयरिंग का केस है तब, लेकिन क्या ये हो गया पेयरिंग का। ठीक है, आगे सुनो। अब एक इलेक्ट्रॉन को हमने फोर्सफुली पेयरअप किया है, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयरअप किया है, तो इस इलेक्ट्रॉन को पेयरअप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलूंगा पेयरिंग एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन को जो पेयरअप करने के लिए एनर्जी चाहिएगी उसको बोलूंगा पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या है, मैं कह दूं प्लस पी पी क्या है भाई, पेयरिंग एनर्जी है। दूसरा केस क्या है अनपेयरिंग का, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पेयरअप ना होके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन कहां गया ऊपर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई, x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 3 की वैल्यू पुट करूंगा तो -1.2 और प्लस y की वैल्यू 1 तो 0.6 -1.2 और ये 0.6, तो कितना जाएगा वैल्यू 0.6 -0.6 डेल्टा O, -0.6 डेल्टा O हो जाएगा, -0.6 डेल्टा O। नेक्स्ट क्या है D5 है, नेक्स्ट केस D5 किसका केस है पेयरिंग का। तो पेयरिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हटा देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 और 5, x की वैल्यू कितनी होगी 5, तो कितना हो गया 2.5 -2.5 डेल्टा O प्लस 2p क्या है पेयरिंग एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन को पेयर किया तो पेयरिंग एनर्जी हुई 2। अगर विदाउट पेयरिंग का केस रखूं तो D5 में पहले 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी भाई 3, y की वैल्यू कितनी 2, 3 इंटू में 0.4 1.2, 6 इंटू में 2 1.2, ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा 0। मतलब इस केस में एनर्जी गैप नहीं होगा। D5 में जब हमारे पास क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो उस केस में एनर्जी गैप नहीं होगा। इस पॉइंट को नोट करना, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में विदाउट पेयरिंग के केस में एनर्जी गैप 0 होता है, दैट इज द D5। वो कौन सा D5।
उसके बाद कौन सा है अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन D6। D6 में क्या है, पेयरिंग का केस है। 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना जाएगा 6 की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू कितनी भाई 6, तो कितना 2.4 डेल्टा O। ठीक है, अगर मैं पेयरिंग नहीं करता हूं, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 4 5 और ये 6 और ये क्या 6। अच्छा इस 6 में ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे भाई, नीचे थे 6 के 6। D6 में फर्स्ट केस में 6 इलेक्ट्रॉन नीचे थे, वो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इस चीज को नोट करना। अगर अनपेयरिंग का केस लेता हूं तो क्या 3 4 5 और ये 6, तो कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 4 और y की वैल्यू कितनी होगी 2, y की वैल्यू होगी कितनी 2, x की वैल्यू होगी कितनी 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी -0.4 डेल्टा O। अगर नेक्स्ट चलता हूं D7 में, किसमें भाई D7 में, ये D6 का केस होगा, D7 का केस देखिएगा, D6 का केस देखिएगा, D7 में क्या हुआ, हटाते हैं इनको, पहले पेयरिंग का केस लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, पेयरिंग का केस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, x की वैल्यू कितनी भाई 6 2.4, y की कितनी 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 1.8 डेल्टा O प्लस इसमें पेयरिंग एनर्जी कितनी थी भाई 3p, इसमें पेयरिंग एनर्जी कितनी थी 3p। D6 में 3 इलेक्ट्रॉन का फोर्सफुली पेयरअप हमने किया था, D6 में 3 इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली हमने पेयरअप किया था। D7 में क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ 1.8 डेल्टा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयरअप नहीं होता है, पहले पेयरअप नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, अनपेयरिंग का केस लेता है, जब इलेक्ट्रॉन पहले पेयरअप नहीं होता बाद में होगा 1 2 3 4 5 6 और 7, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, कितना होगा -2.0, x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 1 1.2, ये वैल्यू कितनी आएगी नेगेटिव ऑफ 0.8 डेल्टा O, नेगेटिव ऑफ 0.8 डेल्टा O। नेक्स्ट केस आपका आता है कौन सा D8 का, नेक्स्ट केस किसका आता है D8 का। मैं D8 का केस यहां पे पढ़ाऊंगा भाई, D8 का केस यहां पे पढ़ाऊंगा, D8 बस, D9 D10 का नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आसान है, वो देख लेंगे हम, यहीं से D8 में समझाने की कोशिश करूंगा। अब आता है D8 का कौन केस, तो D8 में क्या होता है वो देखो। पहले केस किसका पेयरिंग का, पहले केस ले रहा हूं पेयरिंग का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 6 नीचे 2 ऊपर, 6 वैल्यू पुट की 6 -2.4 2 1.2 वैल्यू की नहीं -1.2 डेल्टा O। केस दूसरा विदाउट पेयरिंग केस में, इस केस को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 6 नीचे हैं 2 ऊपर है, क्या किया पहले पेयरअप किया फिर 2 ऊपर लेके गए थे। फिर से सुनिएगा, पेयरिंग के केस में क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 नीचे 2 ऊपर। अब इधर में कौन सा केस ले रहा हूं विदाउट पेयरिंग वाला, पेयरिंग अनपेयरिंग के केस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा फिर पेयरअप होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सेम केस है, जो पहले पेयरिंग में था नीचे 6 ऊपर 2, अनपेयरिंग में भी सेम है नीचे 6 ऊपर 2, तो वही एनर्जी गैप भी वही रहेगा 1.2 डेल्टा O। D9 में क्या होगा, D9 में आ जाएगा ये सेम केस बनेगा, यहीं पर जाएगा तो कितना जाएगा, आ जाएगा 0.6 डेल्टा O, ये भी कितना जाएगा 0.6 डेल्टा O। और फिर D10 में क्या हो जाएगा, ये एनर्जी गैप 0, D10 में क्या हो जाएगा एनर्जी गैप 0। अब देखिएगा, ध्यान कीजिएगा इधर से थोड़ा सा, अगर हम पेयरिंग एनर्जी वाला केस में खत्म भी कर दूं, तो भी क्या है, या सुन लीजिएगा मैं से क्या होगा, मैं पेयरिंग एनर्जी वाला केस खत्म ही कर देता हूं। पेयरिंग एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी
चाहिए। देखो क्या यहां पे एनर्जी गैप कितना है भाई 1.6 है। नेगेटिव मत समझना, गैप में ये वैल्यू देखना। नेगेटिव का मतलब है बस एनर्जी कम हुई है। नेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में है ना, बिल्कुल नहीं, कतई गलत हो जाएगा। नेगेटिव क्या इंप्लाई कर रहा है यहां पे? नेगेटिव हमें बता रहा है कि जो वैल्यू है एनर्जी की वो किससे वेरी सेंटर से डिक्रीज हुई है, नेगेटिव नहीं, इनिशियल से वैल्यू नेगेटिव हुई है। आई बात समझ में? वैल्यू नेगेटिव ही नहीं है, नेगेटिव वो रिप्रेजेंटेशन है बस कि वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो देखो यहां पे एनर्जी गैप कितना है 1.6 का, यहां पे क्या है 0.6 का। कौन सा एनर्जी गैप ज्यादा है? ये ज्यादा है। अब जब एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे क्या होगा प्रेरक होगा, ऊपर भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजने के लिए। अगर गैप ज्यादा है ऊपर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने के लिए, एक्साइट करने के लिए, यहां से यहां भेजने के लिए एनर्जी गैप क्या है ज्यादा, यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए क्या होगा हाई एनर्जी चाहिए। तो हाई एनर्जी की बजाय वो लो एनर्जी का काम करेगा। लो एनर्जी किसमें चाहिए? इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए। लो एनर्जी किसमें चाहिए भाई? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा पेयर अप, पेयरिंग हुई, पेयरिंग। दूसरा यहां पे गैप कितना है 2.5 का, यहां पे गैप क्या है सुनो, यहां पे तो गैप है ही नहीं, और गैप ही नहीं है तो पेयरिंग कहां होगी? नहीं होगी। यहां पे गैप ज्यादा है 2.4 का होगा, 2.5 नहीं भाई, सॉरी 5 थे 2.0, ये गलत होगा था, एक बार नोट कर ले दोबारा से, 2.0 होगा ये, ठीक है। ये होगा 1 2 3 4 5 4 2.0। अब यहां पे गैप क्या है ज्यादा, यहां पे गैप क्या है कम, यहां पे गैप क्या है ज्यादा, यहां पे गैप क्या है कम, यहां पे गैप क्या है ज्यादा, यहां पे गैप क्या है कम। सिर्फ केस लेना आप D4 से D7 के। देखो D1 D2 D3 तीनों में गैप क्या है सेम है, D8 D9 और D10 तीनों में गैप सेम है। सिर्फ कितने केस बच गए हमारे पास में 4 केस बन गए। कौन से? D4 D5 D6 और D7। क्या जिनमें एनर्जी गैप हाई है, जिनमें एनर्जी गैप हाई है उनमें तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे पेयरअप होगा, जिनमें एनर्जी गैप कम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है आपका पेयरिंग और अनपेयरिंग का केस। अब सुनिएगा, दो बात हुई, 2 पॉइंट यहां से नोट करना बस। क्या? CFSE एनर्जी गैप और पेयरिंग एनर्जी गैप, पेयरिंग एनर्जी सॉरी पेयरिंग एनर्जी। अगर गैप हाई है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पहले पेयरअप होगा, बाद में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, और अगर एनर्जी गैप लो है तो इलेक्ट्रॉन नीचे पहले पेयरअप होगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये किस पे डिपेंड करता है भाई? ये करता है फील्ड स्ट्रेंथ पे। फील्ड स्ट्रेंथ पे कितनी फील्ड स्ट्रेंथ है किसकी? मेटल आयन की। किसके साथ में? लिगेंड्स के साथ में। लेकिन लिमिटेशन थ्योरी की आ गई। अब क्या? अगर CFT हमें फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं बताती कि फील्ड स्ट्रेंथ किसकी हाई है किसकी लो, वो तो कुछ बताती है, कैसे कैलकुलेट की वो नहीं बताती। कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है कोई मैथमेटिकली जिससे हम क्या फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकें। वो थ्योरी में बताया कि इसमें एनर्जी गैप कम है, इसमें एनर्जी गैप हाई है। मैं क्या कर रहा हूं, मेटल आयन। अच्छा सुनना, ये पेयरिंग और अनपेयरिंग का केस सिर्फ इस पॉइंट को नोट करना। क्या कर रहा हूं मैं कि ये जो पेयरिंग और अनपेयरिंग का केस है ये सिर्फ 3D सीरीज के साथ में है। किसमें? ये 3D के केस में है, ये फर्स्ट ट्रांसन सीरीज के केस में ही है। ये सेकंड और थर्ड ट्रांसन सीरीज में जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन सब में ही एनर्जी गैप हाई होगा, लो एनर्जी गैप उनमें नहीं होगा। क्या होगा? लो एनर्जी गैप उनमें नहीं होगा, उनमें क्या होगा? हाई एनर्जी गैप ही होगा। तो उनमें सब केस किसके होंगे? पेयरिंग के ही होंगे, विदाउट पेयरिंग का कोई केस नहीं होगा। विदाउट पेयरिंग और पेयरिंग ये सिर्फ एक
क्या है आपका केस है, किस केस में, सिर्फ ये केस सिर्फ 3D के सीरीज में है, 3D सीरीज के केस में ही है ये, कौन सा, पेयरिंग और अनपेयरिंग। अच्छा जी, अब सुनिए, अब क्या है कि जो हमारे पास क्या है भाई, लिगेंड्स हैं, अलग अलग नेचर के लिगेंड्स हैं। CFT ने लिगेंड्स को अरेंज कर दिया, किस लिगेंड्स में ये गैप ज्यादा, किस लिगेंड्स में ये गैप कम है। सुना ध्यान से, लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किए मेटल आयन के साथ में, अलग अलग मेटल आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किए, और लिगेंड्स का नेचर फाइंड आउट किया कि किस लिगेंड्स के साथ में एनर्जी गैप हाई है और किस लिगेंड्स के साथ में एनर्जी गैप कम है, और उन लिगेंड्स को एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई, वो सीरीज जिसमें क्या है, लिगेंड्स को अरेंज कर रखा है, किस ऑर्डर में, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। जिनमें एनर्जी गैप हाई है उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और जिनमें गैप कम है उनको बोलते हैं हम वीक फील्ड लिगेंड्स। क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स कौन से हुए भाई, जिनमें एनर्जी गैप लो है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से हुए, जिनमें एनर्जी गैप हाई है। और एक सीरीज बना दी किसने, CFT में एक सीरीज का अरेंजमेंट कर दिया, और उसी सीरीज को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर हुआ, फाइन। क्या है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट है किनका, लिगेंड्स का, फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं वो सीरीज हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, मेरे को ये सीरीज याद नहीं है क्योंकि वो याद कोई कॉन्सेप्ट है नहीं उसका, और याद करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो रट्टाफिकेशन वाली बात है, और रट्टाफिकेशन यहाँ पे चलता नहीं किसमें, साइंस में। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या भाई, देखो मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटाते हैं भाई, फिर दोबारा देख लेंगे एक बार अगर पॉइंट जरूरत पड़ी तो। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2O, NCS, NH3, इन, NO2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, और CO न्यूट्रल, कार्बोनिल ग्रुप। ये सीरीज है, इस सीरीज को बोलूंगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। ये क्या होगी भाई आपकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो लिगेंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। NH3 भी इसमें आता है, NH3 भी आता है। और ये जो आपके बच गए, ये क्या है आपके, ये है वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड कब होगा, जब एनर्जी गैप कम होगा, मतलब इनमें एनर्जी गैप कम है और इनमें एनर्जी गैप हाई है। और एनर्जी गैप हाई है तो, अगर एनर्जी गैप हाई है तो पहले पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। पहले क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, क्लियर भाई। यहां से आगे नेक्स्ट 2 केस में यहां से लेता हूं जल्दी से क्विक, और फिर आगे थ्योरी को फिर बाद में हम देखेंगे।
दो केस लेता हूं, दो केस, CO H2O का 6 3 पॉजिटिव। दूसरा केस लेता हूं CO CN का 6 3 नेगेटिव। यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, यहां पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेट क्या है +3। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया था d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया। मैं सीधा स्प्लिटिंग दिखाता हूं, मैं सीधा स्प्लिटिंग दिखाता हूं, डायरेक्ट स्प्लिटिंग में ऑर्बिटल्स का दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा सेट है T2C, ये कौन सा सेट है EZ, ये कौन सा सेट है T2C, ये कौन सा सेट है EZ। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव क्या है 3D6 1 2 3 वाटर वीक फील्ड है, वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा 6 होगा। यहाँ पे क्या है CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये CFSE कहते हैं, ये CFSE कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है और ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। वीबीटी में ऐसा नहीं होता था, वीबीटी में एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव करते थे, एक्सपेरिमेंटली पता करते थे कि क्या है ये, इसका मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक क्राइटेरिया क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या पता चला हमें, ये पैरा है, ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरा है, ये डायमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिज्म के थ्रू हम मैग्नेटिज्म यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइन, ऑक्टाहेड्रल के लिए इतना ही हम करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस बढ़ते हैं, फिर क्यूबिकल है, टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का। थ्योरी बहुत लंबी है तो धीरे धीरे इसको हम खत्म करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर। थैंक यू।